आज के लेक्चर का टॉपिक है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त के बारे में। हम लोगों ने गुप्त वंश और चंद्रगुप्त के बारे में सुन रखा हुआ, जानते होंगे, पढ़ा भी हुआ कभी। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त शासकों ने मौर्य वंश के पतन के बाद जो भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी, उस राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित किया और लगभग समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था उन्होंने। गुप्त सम्राटों ने विदेशी आक्रमणकारियों का बड़ी वीरता के साथ में सामना किया और भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। इसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। इन उपलब्धियों की प्रशंसा विदेशी यात्रियों ने भी अपने वृत्तांतों में की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त काल एक महत्वपूर्ण काल रहा प्राचीन भारत का। आज हम इसी गुप्त काल के शासक के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। गुप्त काल के इतिहास को जानने के हमको बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं, अनेक सारे साहित्यिक साधन हैं और इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य भी हमको उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी हमको मिलते हैं। इनसे गुप्तकालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्यों में पुराणों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, इसमें गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्तों के सीमा निर्धारण के बारे में जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक कार्यकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ धर्मशास्त्र हैं, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है, जैसे बृहस्पति स्मृति, व्यास स्मृति। इसमें भी हमको जानकारियाँ मिलती हैं, उस समय के धर्म संस्कार और स्त्रियों की दिशा के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कालिदास के द्वारा ग्रंथ लिखे गए, जिनमें रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अतिरिक्त देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ लिखा गया विशाखदत्त के द्वारा, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। विशाखदत्त के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया मुद्रा राक्षस, इससे भी हमको गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प बौद्ध ग्रंथ है, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अनेक सारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के माध्यम से भी हमको गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चीनी यात्री फाहियान, इसके अतिरिक्त शुंगहुन एक यात्री भारतवर्ष में आया, उसने भी हूण आक्रमण के बारे में जानकारियाँ हमको प्रदान की। वोइनसांग चीनी यात्री था, इसने भी गुप्त काल के बारे में जानकारियाँ हमको दी हैं। इसके साथ साथ इस सिंह एक चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में आया था भारतवर्ष में, उसने भी जानकारियाँ हमको प्रदान की हैं। अल्बेरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में आया, उसने भी गुप्तकालीन इतिहास को कोट किया है अपने पुस्तक के अंदर। इसके साथ साथ हमको बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, एरण अभिलेख है, महरौली स्तंभ लेख है, उदयगिरी गुहा लेख है, भीतरी का लेख है एक। तमाम सारे अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमको तमाम सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, गुप्त काल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त तमाम सारे स्मारक भी हमको प्राचीन काल के गुप्तकालीन प्राप्त हुए हैं, जैसे भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का मंदिर,
स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, इसके साथ साथ बुधगुप्त का वरुण स्तंभ और महरौली का लौह स्तंभ। तो अनेक सारी स्मारक भी हमको प्राप्त हुए हैं जिनसे हमको इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं गुप्त राजवंश की स्थापना कैसे हुई, कौन इसके आदि पुरुष थे, इसके बारे में भी हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। गुप्तकालीन गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का है ये। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में एक वंशावली हमको प्राप्त होती है। इस वंशावली में गुप्त शासकों का सारा विवरण अंकित किया गया है, प्रारंभ से लेकर के समुद्रगुप्त तक के उसमें। तो इसके आधार पर जो जानकारी मिलती है उससे ज्ञात होता है कि गुप्त राजवंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने इस राजवंश की स्थापना की थी। पुराणों में श्रीगुप्त को गुप्त कहा गया है और इस अभिलेख में इनको श्रीगुप्त लिखा गया है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्मान सूचक शब्द होता है श्री, इसलिए इनके नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन श्रीगुप्त जो थे वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि इनके नाम के आगे महाराज शब्द लिखा हुआ है। इतिहासकारों का ये मानना है विभिन्न अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कि संभवतः ये लिच्छवी राजवंश के सामंत रहे होंगे। लिच्छवी राजवंश उसमें नेपाल के तराई क्षेत्र में शासन किया करता था। वैशाली इनकी राजधानी थी। एक शक्तिशाली गणराज्य था ये। श्रीगुप्त ने 275 से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात इनका पुत्र घटोत्कच शासन सत्ता में आया। घटोत्कच ने 300 से लेकर के 319 ईस्वी तक शासन किया। यह भी अपने पिता की भांति एक सामंत था, सामंत शासक था। लिच्छवियों के अधीन यह शासन किया करता था। इसके बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही प्राप्त होती है। घटोत्कच के बारे में जो जानकारी मिलती है अभिलेखों के माध्यम से, उससे ये पता लगता है हमको कि घटोत्कच इस राजवंश का दूसरा शासक था। इसके पिता का नाम गुप्त था, अर्थात श्रीगुप्त थे इसके पिता। यह भी लिच्छवी राज्य के अधीन शासन किया करता था। अभिलेखों में इसके नाम के आगे महाराज विरुद्ध का प्रयोग किया गया है। घटोत्कच अपने पिता की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था और महत्वपूर्ण भी रहा अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रभावती गुप्त के एक पूरा अभिलेख है, वहाँ से भी मिलती है कि ये काफ़ी शक्तिशाली सामंत रहा अपने शासनकाल में। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि घटोत्कच का महत्व इस कारण से भी था कि उसने लिच्छवियों के साथ में अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह भी किया था। इस कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामंत शासक रहा। इसके बाद तीसरा जो शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इस राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक था ये। आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था, जिसका कि नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, वो राज सिंहासन पर आसीन हुआ। गुप्तकालीन अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो पहला स्वतंत्र सम्राट था गुप्त राजवंश का, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले चाहे श्रीगुप्त रहे हो चाहे घटोत्कच रहे हो, दोनों के नाम के आगे महाराज शब्द का प्रयोग किया गया। महाराज विरुद्ध उपाधि दर्शाई गई है अभिलेखों में, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो थे
उनके नाम के आगे महाराजाधिराज शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो पहले स्वतंत्र शासक थे इस राजवंश के। इनका कोई व्यक्तिगत लेख हमको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनकी उपलब्धियों और उनके शासनकाल की घटनाओं की जानकारी अन्य स्रोतों के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। अवलेखीय साक्ष्यों और मुद्राओं, इसके अतिरिक्त पुराणों, इन सभी से चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इनकी उपलब्धियों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी गुप्त संवत की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में गुप्त संवत की स्थापना की थी। यह प्रमुख घटना मानी जाती है। जब उनका राज्यारोहण हुआ 319 ईस्वी में, तब उनके द्वारा एक नवीन संवत की स्थापना की गई थी। यह एक उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और यह संवत जो था वो गुप्त संवत के नाम से जाना गया भारतीय इतिहास के अंदर। इसकी स्थापना 319 ईस्वी में होती। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में उनका विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उनका विवाह होना। इस ऐतिहासिक घटना के दो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। प्रथम साक्ष्य जो है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें उनकी पत्नी का नाम लिखा गया है, उनको उनके बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरा जो साक्ष्य मिलता है वो दूसरा साक्ष्य मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनके शासनकाल की। उन मुद्राओं में एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम की चित्र अंकित है और उनकी पत्नी जो है उनको कुमार देवी, जिनका की नाम था, उनका चित्र अंकित है। और दूसरी ओर सिंह पर बैठी हुई श्री लक्ष्मी का चित्र अंकित है और उस पर लिच्छवीय शब्द अंकित है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुमार देवी जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम की मुख्य पत्नी थी। उनके राज्य में लिच्छवी वंश का सम्मान था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्तों की शक्ति और उसके वैभव जो था उसमें असीमित वृद्धि हुई और जो यह वैभव में वृद्धि हुई या शक्ति में वृद्धि हुई उसमें इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। काफी शक्तिशाली हो गए थे। तीसरा बात है इनका साम्राज्य विस्तार क्या था, इनका राज्य विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र सम्राट थे। अतः चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को विशाल बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह कर लेने के बाद लिच्छवियों का वैशाली राज्य जो था वो उनको प्राप्त हो गया था। पुराणों और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का राज्य जो था वो पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर के पूर्व में मगध तक विस्तृत था। बंगाल के कुछ भागों तक भी इनका आधिपत्य था तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। तो इस प्रकार से इन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना अपने शासनकाल में की थी। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। एक नींव प्रतिष्ठित साम्राज्य की चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा रखी गई, जिसको आगे उनके उत्तराधिकारियों जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इत्यादि ने आगे बढ़ाया। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।